Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं शेयर बाजार के देश के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines first. Key domestic stock indices gain more than 0.5%. Sensex closes above 54,250 points. Nifty settles above 16,150. Rupee weakens to 77 rupees and 58 paise against the dollar, and Brent crude prices rise above $114.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 54,250 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी 16,150 के स्तर को कर गया पार। $1 की तुलना में रुपया हुआ कमजोर, $77.58 के स्तर पर फिसला। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़े, $114.50 प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक लगभग 1% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 503 अंक यानी 0.94% की बढ़त लेकर 54,253 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 144 अंक यानी 0.9% की बढ़त के साथ 16,170 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.44% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.78% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today surged around 1% amid mixed global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 54,250 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled above 16,150 level. The Sensex climbed 503 points or 0.94% to close at 54,253, while the Nifty rose 144 points or 0.90% to finish at 16,170. In the broader market at the BSE, the mid-cap ended 1.44% up, while the small-cap index climbed 0.78%. In the Sensex pack, shares of 25 companies gained, while 5 logged losses. Tata Steel was the top gainer as it added 5.3%. SBI gained 3.3%. HDFC Bank rose 3% and Axis Bank climbed 2.8%. On the other hand, Sun Pharma declined 1.2% and Reliance fell 0.9%. In sectoral indices, all sectors logged gains except FMCG, which slipped marginally by 0.1%. Metal sector gained 3.4%, BankX added 2.2%. Finance surged 2% and basic materials ended 1.8% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,690 companies gained while 1,623 fell. Shares of 116 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 5 पैसे कमजोर हुआ, $77.58 पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 0.03% बढ़त के साथ 102.03 पर चल रहा था। राजीव जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाह रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों में गिरावट के बाद आज फिर से थोड़ी सी रौनक लौटी है बाजार की। लिवाली के पीछे मुख्य कारण क्या रहे? मनोज जी, देखिए, ये जो मंदी का दौर शुरू हुआ था वो अराउंड अप्रैल से शुरू हुआ था। तो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से वॉलेटाइल फेस विद बेरिश बायस की तरफ चल रहा था।
अब आज बिकॉज एक्सपायरी थी मे सीरीज कॉन्ट्रैक्ट की और जो बाकी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी होती है, तो उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग आज जो दोपहर में आई, उसकी वजह से आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे बैंक स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स जो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ लोअर लेवल पे बाइंग थी। ऐसा नहीं है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें बाइंग थी, और लार्जली लेकिन आप इसे शॉर्ट कवरिंग और एक टेक्निकल बाउंस कह सकते हैं जो आज बाजार में देखा गया। अब वो कल कितना फॉलो अप होता है, मार्केट की एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या रहती है, वो उस पर निर्धारित करेगा कि आने वाले 1-2 दिनों में या अगले हफ्ते में कैसा माहौल बनता है बाजार में। जी राजीव, Manoj mentioned a very nice word, रौनक आई है बाजार में, and well, when we talk about the volatility, I think it's the nature of the markets to be volatile to a great extent, so I'm not going to ask you that, but do you think that's the fact that mid cap ended 1.44% up, small cap index also climbed 0.78%, and we are hovering now around 54,000 at the Bombay Stock Exchange. Can we say that we have stabilized, or many factors still playing? And no, I think we have not stabilized. The factors which led to the volatility in the market, not only India but globally, are still very much present. One, of course, is the uncertainty around the war. We never know till what time the war is going to continue. Yeah. And that war has led to a situation where food inflation globally has gone up because of the two factors, because of the oil, the edible oils which come from that part, wheat which comes from that part, right, and certain amount of steel which comes from that part of the world. So those still on. Secondly, after this increase in inflation has led to inflation in US and other parts of the world, where we are seeing inflation numbers which are almost 8-9 years, in some cases 40-year highs. So all these, where now the central banks have no option but to react by raising the interest rate. So when interest rates start to move up, equity as an asset class competes with interest because they are risk free. So during this phase, there is a established evidence that equity tends to underperform, and there is no reason as of now to believe that either the interest rate cycle is going to change in US or not change. The pace of itself is going to come down, and also the fact that oil prices have been playing havoc with the disposable income of people across the world. I mean, we have seen what kind of situation it is leading to in certain part of the world, in African countries and some in our neighboring countries also. So given this fact, I think the headwinds are there. Valuations are not cheap. They are still high, and earnings are not improving as they were expected. So the chances that volatility is going to be high, the market is going to punish any sort of slip on the earnings is very high. So I don't think so 1% of move. These are random noises which will keep on happening. But right now, maybe for a week or so, we may not see that. But over a slightly longer term, I think the volatility with the bearish bias, there's a high probability we might continue to see in the broader market. And I'm not talking about, at this point of time, you mentioned about mid cap and small cap. That part of the market, I expect to remain weak for some more time to come. राजीव जी, यदि आसार ऐसे ही रहने हैं कि उतार चढ़ाव का असर रहेगा और युद्ध पर भी किसी का वश नहीं है, तो किस दिशा में स्थितियां जा रही हैं उस पर हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते और ठीक आकलन भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में अपने निवेश को बचाए रखने के क्या रास्ते हो सकते हैं, और निवेश बचाए रखने के साथ साथ थोड़ा मुनाफा भी हम कमा सकें? वैसे यदि कोई कह लें कोई सेक्टर नजर आ रहा हो, कोई एसेट क्लास नजर आ रहा हो जहां अपेक्षाकृत ऐसे माहौल में भी हम बेहतर कर सकें, क्या लग रहा आपको? देखिए मनोज जी, एसेट एलोकेशन आप की बात जहां तक आपने करी जी, तो फिलहाल सेफ हेवन बाइंग होती है US डॉलर और गोल्ड, तो शॉर्ट टर्म। लेकिन एक्चुअली ये चीजें बहुत मुश्किल है इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर के करने के लिए, बिकॉज उसमें एक बहुत स्ट्रांग फेस आता है जिसमें रिटर्न फ्रंट लोड हो जाता है, उसके बाद आप एक से दूसरी तरफ चेंज नहीं कर पाते। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं, उनको ये फायदा रहता है कि ये एसआईपी के थ्रू जाएंगे, तो ये जो मंदी है, आज महीने का आखिर होने वाला है या आप शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एसआईपी जारी रखिए। सो दिस वॉलिटिलिटी जो आपको अभी लग रहा है कि बाजार घट गया है, दैट बिकम्स आप पॉजिटिव फॉर यू।
मोर इम्पोर्टेंट जहां तक आपने कही अपना निवेश बचाने की बात कैसे करें, कि लास्ट मार्च अप्रैल ऑनवर्ड बहुत बेकार क्वालिटी के स्टॉक्स, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्लोबल लिक्विडिटी थी और बहुत नैरेटिव बिल्ड होने शुरू हो गए थे, तो बहुत घटिया क्वालिटी के स्टॉक भी बाजारों में तेजी से बढ़े। अब अक्टूबर नवंबर के बाद से उनमें काफी करेक्शन आया। एक जो चीज नॉर्मली इस समय जो इन्वेस्टर जिसकी ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर कोई शेयर उन्होंने मान लीजिए 70 पे 7 रुपए था, जब तो लिया नहीं, जब 80 100 200 हो गया तब लिया, और आज अगर उनको अपने हाई से वो 40% नीचे दिखता है तो उनको लगता है सस्ता हो गया, वो एवरेजिंग की उसमें चले जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग विच नीड्स टू बी अवॉइडेड, क्या करें, तो सेकंड क्वेश्चन है बट व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड इज कि आप जो एवरेजिंग है कि मैं एवरेज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, इसे बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी किसी हाल में ना करें, बिकॉज द फैक्ट इज के जो एक गलत दिखे है आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं जब आप स्टॉक्स को एवरेज करते हैं। सो दैट इज वन थिंग। एंड पेनी स्टॉक्स वगैरह जो छोटे स्टॉक्स हैं, स्पेशली इन स्मॉल कैप स्पेस, जिनके मैनेजमेंट ने पिछले अगर आप उठा के देखेंगे उनके डिस्क्लोजर्स में, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी थी पिछले साल अक्टूबर नवंबर या दिसंबर तक भी करते आए थे। वो सब स्टॉक्स को अवॉइड करें। SIP एंड सेकेंडली इस टाइम पे हुआ क्या, पिछले 2 साल में जब से वर्क फ्रॉम होम का ऑनलाइन ट्रेडिंग में जितने बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो हैं, वो लोग आजकल सोशल मीडिया पे जो चलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने ये स्टॉप लॉस के साथ कर लिया, उस जो वो एडिक्शन से बचें। जस्ट सेव योर कैपिटल in order to have a capital gains at a later stage. That is, right now, preservation of capital is more important. And avoiding it's not necessary कि आप रोज भाव देखेंगे तो आपके शेयर का भाव बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। Avoid speculative trade in market because volatility आपको नहीं मालूम चलेगा कि किस तरफ आपको कितना नुकसान आपको कर जाए। तो these are broad things. As far as the अगर किसी को फिर भी somebody has to put a gun on my head and say कि no, आप बताइए कि स्टॉक या क्षेत्र कौन से हैं। नॉर्मली ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज सीन दैट जो हैमर होती है दैट इज फार लेसर ऑन सम ऑफ दी FMCG कंपनी, बट फैक्ट इज हिंदुस्तान में जो अच्छी FMCG लिस्टेड कंपनीज है, अगर आप उनकी वैल्यूएशन देख लेंगे दैट इज एक्सट्रीमली हाई। तो उसके लिए मैं अभी कहूंगा रादर आप अपना थोड़े दिन पैसा, जरूरी नहीं है कि अगर ठीक है यार बड़ा खराब लगता है कि इन्फ्लेशन से भी कम मेरे को रिटर्न आएगी FD की, कोई बात नहीं, उसमें रख लीजिए थोड़े दिन, जब मार्केट करेक्ट कर जाए, थोड़ा सा ग्लोबल सिचुएशन सुधर जाए, या फिर म्यूचुअल फंड में डाल लीजिए। आई थिंक राइट नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए रादर देन एवरेजिंग आउट और अभी क्या लेना है ये वो करना, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल गेम विच प्रॉब्ली इन्वेस्टर विल हैव टू डील इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। राजीव जी, यदि हम ऑटो सेक्टर को समझना चाहें और उसमें 2-3 वर्ष का समय लेके चलें, तो ऑटो सेक्टर में अगले 2-3 वर्षों में क्या संभावनाएं देख रहे हैं, यदि लोग वहां अभी की जो स्थितियां हैं? देखिए जी मनोज जी, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो कंपनीज लिस्टेड स्पेस में है वो स्ट्रांग बैलेंस शीट वाली हैं। उनका ऑलमोस्ट आज 20 कई कंपनीज का तो 25 से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गिविंग डिसेंट रिटर्न टू शेयर होल्डर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है। सो एज अ सेक्टर आपको वहां पे कोई हल्का है जैसे फर्जी टाइप प्लेयर नहीं मिलेगा जैसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में मिल जाते हैं। लेकिन इशू ये है कि उनके सामने एक चैलेंज है, स्पेशली इन द 2 व्हीलर स्पेस में, कि जो EVs आएंगे वो कितना उनकी IC इंजन की जो गाड़ियां हैं जिनसे वो आज तक पैसा कमाते आए हैं, वो कितना उनका रेवेन्यू हिट होगा, उनके खुद के जो EV प्रोडक्ट्स हैं वो कितने सक्सेसफुल होंगे, वो कितना मार्केट में उसको कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फिर ये कुछ इंस्टेंस हुए हैं जो बैटरी की में प्रॉब्लम आई, इन सब वजह से उनके पास कैश पावर है टू कम इन टू दिस स्पेस, बट देयर इज अ चैलेंज टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। सो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप देखें कि वो अंडर परफॉर्म करेंगे, बट अगेन ये वो क्षेत्र है कि जब 2-3 साल, अगर 2-3 साल तक आपको वो है, देन आई हैव नोट आई कैन से विद अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ श्योरिटी कि इसमें इन भावों में आपको रिटर्न, डिसेंट रिटर्न आ सकता है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम।
in this particular sector. Right. Rajiv, we've seen today's report that metal sector has gained 3.4%. Is it here to stay? Because considering the fact that there is infrastructure work going on all across the country, ports being built and highways being built at a very robust pace and space. So do you think that this is a safe sector and it's going to grow in the next few years, the metal sector? No, see, as far as your statement about the infrastructure and all the other things are concerned, that's a well accepted fact. I mean, in fact, in the last budget, there was huge provisions were also made. But if you look at the play on stock is very different from what's happening in the business part of the infrastructure. So it is assumed that because there's so much of activities going on, and then the demand will increase. The fact is, metal prices are determined by what's happening in the global market. Let's take the example of steel. What happens in China determines the steel prices globally, because they have the largest capacity in the world. Yes. So the COVID pandemic had led to a situation where there was a disruption in supply of lack of shipping headlines. So steel industry kind of became a very inward-looking industry. There was a rise in some of the raw material, and then these guys minted money in last 1.5 years. I think after having gone through that phase, probably that part is over. So while the infrastructure and all is going to grow, I don't think so metal stocks are going to be doing extremely well as they did in last 1.5 years. Even if you look at a long-term perspective, these stocks have a tendency they are cyclical in nature, and because of which they never get extremely high sustainable valuation. You will never find a metal stock consistently quoting at a P of let's say above 30. So there are I think there are far more headwinds in case of metal stocks as compared to the headwinds in the business. They are two different things. Right. So there I think there are talks about super cycle and multi-year high. All these are narratives which were there in 2007 also. See, every bull run has same kind of narratives which are built by the people who have, who are bullish on that. So again, the same narrative we saw about super cycle also in metals when it was peaking at that time, probably a month and a half back. यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। गांव तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ ऑनलाइन फोन पर चर्चा के लिए मौजूद हैं शेयर बाजार के जाने माने विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, हमारे कार्यक्रम में हमेशा कुछ ऐसे श्रोता हुआ करते हैं जो नए होते हैं, या कह लें कि निवेश से या शेयर बाजार में उनकी जाने की इच्छा बन रही होती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता। ऐसे श्रोताओं को अभी की स्थितियां, जो उतार चढ़ाव वाला दौर है, उसे देखते हुए क्या सलाह देना चाहेंगे और किस रूप में बाजार में प्रवेश करने और बने रहने के बारे में अपनी सलाह देंगे? मनोज जी, मेरा ये मानना है कि देखिए, जो लोग अभी आना चाहते हैं, मोस्टली जो लोग बाजार में, मेरे एक्सपीरियंस में रहा है कि वो बुलिश मार्केट में ज्यादा आते हैं जी, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई पड़ोसी ने पैसा कमा लिया, शायद मैं पीछे रह गया क्लास में नहीं कमा पाया। So the fact is कि that's the greed which brings him to market जी। एंड बाजार में आने से पहले बाजार को थोड़ा समझ लें कि बाजार इक्विटी एज एन एसेट क्लास वो है जो लॉन्ग टर्म में आपको बाकी एसेट से बेहतर रिटर्न देती है। लिक्विडिटी इसमें अगर आप पैसा जानना चाहें और आप छोटे से पैसे से शुरुआत कर सकें, आप 500 रुपये महीने से भी शुरुआत करना चाहें तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनिशियली जो लोगों को है वो समझना चाहिए, वो बिफोर यू ट्राई टू अर्न, फर्स्ट लर्न is the concept which we call it in the market. So you start with small amount of money,
start with mutual funds, start understanding कि ये कैसे ग्लोबलाइज एक एसेट क्लास है, कैसे बढ़ेगी, और वो धीरे धीरे करके अपने निवेश से पहले थोड़ा समय लगाएं उनको उन चीजों को जानने और समझने में, फिर उसके बाद एक बड़ा सा स्टेप लें। और अपनी जो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट, और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको अपने जो फीलिंग्स हैं उसको कैसे आप अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। मान लीजिए जब अब हम सब बात कर रहे हैं 15% बाजार घट गया, लेकिन अगर आप याद करेंगे थोड़ा सा कि जब अक्टूबर नवंबर में हर आदमी 54 था तो 65,000 के टारगेट देता था, 70,000 के टारगेट देता था, तो जस्टिफाई करता था क्योंकि ये ऐसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सो द आर्ट ऑफ जस्टिफिकेशन से बचने का को समझना इस मार्केट में इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग विच इन्वेस्टर शुड नो, एंड देन ओनली, एंड अपनी एक्सपेक्टेशन को नीचे करके आइए थोड़ा। आपको यहाँ पे कोई लॉटरी की टिकट या नहीं है कि आपने पैसा डाला और फोटोकॉपी होके डबल होके निकल जाएगा। जी बिल्कुल। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि शेयर बाजार लॉटरी की टिकट नहीं है जहां आपने पैसा लगाया और अगले दिन उसके परिणाम आ जाएंगे। यहां आप जब निवेश करते हैं तो किसी कंपनी के भागीदार बनते हैं, तो सोच समझ कर निवेश कीजिए, कंपनी के बारे में जानकारी लेकर कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए, सलाह दे रहे हमारे विशेषज्ञ राजीव नागपाल। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% ऊपर आ गया। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी 0.9% की ही बढ़त में रहा। हालांकि बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.3% घाटे के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.2% की गिरावट हुई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां लिवाली दिख रही थी। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.1% ऊपर चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.7% की बढ़त थी, जबकि जर्मनी का डैक्स 0.8% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। Let's take a look at the U.S. markets now, where the Wall Street closed higher yesterday, boosted after minutes from the Federal Reserve's latest monetary policy meeting showed policymakers unanimously felt the U.S. economy was very strong as they grappled with reining in inflation without triggering a recession. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.6%, while the S&P 500 climbed 1% and the Nasdaq Composite surged 1.5%. Rajiv, our report says that the U.S. economy has a feel good about it, saying it's very strong, and yet is it a tightrope walk for them because there is unprecedented inflation on one hand and there are some fears, we hear murmurs of recession on the other. Where do you see it going? I don't know whether recession is going to happen, but of course there's going to be they will attempt a calibrated slowdown, but central banks don't get whatever they desire. And they only have the right to raise the rate at the time when they want. As far as U.S. economy is concerned, I think the macro number, some of the micro numbers are clearly showing that there is a slowdown. And there the relationship between the interest rates and the equity market is far more stronger. And if you look at of all their index, Nasdaq has corrected maximum because it gained a lot during the COVID, because most of the new age companies, whether it's e-commerce player or anything related to technology or, cloud and everything, it did extremely well. All those stocks are now correcting, and housing numbers which came in last week in US are indicating that the new home sales have come down dramatically as compared to a month and a half back. The chances that we are going to see a slowdown becomes higher because the consumption in their consumption basket, energy costs constitute a very large amount, because they run those SUV which are guzzlers of diesels and petrols and all kind of energy, and they don't have a good public transport. Yes. So they have in parts, but they of course they have the highest consumption of energy per capita in the world. So I think there are clear signs that there will be a slowdown, no doubt about it. Markets are trying to price in that much ahead. In fact, market tends to
kind of price in that much faster. And probably Fed will also see. Fed was far behind in accepting that inflation is not a short-term phenomena, and it will be. Then they later on said that they were late in realizing it. I think the slowdown is. I mean, they have to stay positive because they are at the end of the day regulators. They can't trigger a panic. But I think the numbers probably in another couple of months will show that the consumption is slowing down. One of the reasons why it's not happening the same way as it happened in the past is because trillions of dollars of saving has happened during pandemic because of the helicopter money, which was given to people sitting at home. So all that is, at this point of time, those savings are kind of fueling the consumption. So, things are not coming down dramatically, but slow down, I don't think so. Anybody on this planet can save them from the slowdown, which, probably will hit them in numbers probably 2 to 3 months down the line. So we'll have to wait and watch and see how it goes. Yeah, I mean, but the trend is very clear. The initial signs are very clear that, things are slowing down. Whether it's home sale, whether it's new car sales, all those numbers are clearly showing. And those numbers in last 50 years have been a far better indicator than anything else. Right. Let's take a look at the oil prices now. Well, global crude oil prices today rose more than 0.5% in intraday trade. Brent crude was trading at $114.75 per barrel, while WTI crude prices were at $111.15 per barrel when reports last came in. यहाँ पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे राजीव। हमारे यहाँ जो तेल की स्थिति है उस पर भी वैश्विक तेल बाजार जिस दिशा में जा रहा, उसमें कितना दबाव और बढ़ता नजर आ रहा अपनी अर्थव्यवस्था पर? देखिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो इसका, आई थिंक वॉर के जैसे ही समाप्त होगी, जो स्पेकुलेटिव मनी ऑयल में गया वो बाहर आएगा। तो इस टाइम इन भावों पे क्योंकि डिमांड इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, आई डोंट थिंक सस्टेनेबल है। स्पाइक्स हो सकती हैं, आप देख सकते हैं कुछ और आ गया तो हो सकता है कि आप 2-3-4% और बढ़ता देख लेंगे जी। यहाँ चाइनीज जब ओपन अप होते हैं तो शायद देखते हैं कि कंजम्पशन नंबर्स कैसे आते हैं, वो एक अननोन फैक्टर है। बट दिस इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट, एंड प्रॉब्ली जब ये करेक्ट होगा तब इक्विटी मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज अंतर्दिवसीय कारोबार में 60 रुपए घटकर 50,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जुलाई अनुबंध वाली चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर 61,540 रुपए प्रति किलो के स्तर पर समाचार तैयार किए जाने तक चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना कमजोरी के साथ $1,849.60 प्रति औंस पर था। चांदी अपने पूर्व स्तर $21.90 प्रति औंस के स्तर पर चल रही थी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से राजीव जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मनोज। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines again. Key domestic stock indices gain more than 0.5%. Sensex closes above 54,250 points. Nifty settles above 16,150. Rupee weakens to 77 rupee and 58 paise against the dollar. And Brent crude prices rise above $114.50 per barrel. इसी के साथ श्रोताओं हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। And every day we meet you at 6:30 p.m. So this is it's time for us to bid adieu. This is Lalima Anita Dang and my co-anchor Manoj Pathak saying namaskar.